इस छोटे से वीडियो में हम वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे। वस्तु विनिमय क्या है? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं या बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, ये जो वस्तु विनिमय है, इसके लिए मुद्रा का होना आवश्यक नहीं होता। तो इस पद्धति में वस्तु विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आज के समय में हम जो भी लेन देन करते हैं मुद्रा के माध्यम से करते हैं। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो रुपये के द्वारा हम खरीदते हैं। वस्तु विनिमय की विशेषताएं, क्या विशेषता है? पहली देखिए, दो या दो से अधिक पक्षों का होना आवश्यक है। दूसरा, ये ऐच्छिक हस्तांतरण है, ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये दोनों व्यक्तियों की या दोनों पक्षों की इच्छा से होता है, इसलिए इसको ऐच्छिक हस्तांतरण कहते हैं। तीसरा है, ये वैधानिक हस्तांतरण है। इस चित्र में देखिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों अपनी इच्छा से उसको आपस में बदल रहे हैं, या हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय कर रहे हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई वस्तु विनिमय की, ऐच्छिक हस्तांतरण। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास केले की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे व्यक्ति के पास सेब की मात्रा ज़्यादा है, तो ये आपस में केले और सेब का आपस में वस्तु विनिमय के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहला व्यक्ति 4 दर्जन केले दे रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरा व्यक्ति उसके बदले 2 किलो सेब दे रहा है पहले व्यक्ति को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 दर्जन केले का मूल्य 2 किलो सेब के बराबर है। अगर मान लो जो दूसरा व्यक्ति है वो 4 दर्जन केले नहीं लेना चाहता, केवल 2 दर्जन केले लेना चाहता है, तो क्या होगा? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 दर्जन केले देगा और उसके बदले पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितने सेब मिलेंगे? केवल 1 किलो सेब मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मूल्य क्या कहेंगे हम इसको? 2 दर्जन केले का मूल्य 1 किलो सेब के बराबर हो गया। अब मान लीजिए जो पहला व्यक्ति है वो केवल आधा किलो सेब लेना चाह रहा है, तो इसके लिए वो दूसरे व्यक्ति को केवल 1 दर्जन केला देगा। तो यहाँ पर क्या मूल्य हो गया? 1 दर्जन केला बराबर आधा किलो सेब के बराबर हो गया। तो इस तरह से वस्तु विनिमय उन वस्तुओं का तो किया जा सकता है जिनका विभाजन हो सकता है। अब ये देखिए, वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? पहला, दोहरे सहयोग का अभाव। कभी कभी दोनों व्यक्ति के पास जो वस्तुएं होती हैं वो जरूरी नहीं एक दूसरे की वस्तुओं को लेना चाहें, तो ये दोहरे सहयोग का अभाव होता है। दूसरा, भावी भुगतान में कठिनाई होती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो भविष्य में जल्दी खराब हो जाती हैं। तीसरा, मूल्य संचय में कठिनाई। जो वस्तुएं खराब होने वाली होती हैं उनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो ये वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई है। चौथा है विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुओं का तो विभाजन आसानी से हो जाता है, जैसे सेब और केला में हमने देखा, तो इनका विभाजन करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन कुछ वस्तुओं के विभाजन में बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है। पांचवा है सामान्य मूल्य मापन में कठिनाई। मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में सेब और केला, जैसे अभी हमने देखा, 4 दर्जन केले के बदले 2 किलो सेब दे रहा था, लेकिन हो सकता है कि तीसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का उसका संयोग नहीं बन रहा हो। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 50 किलो गेहूँ दूसरे व्यक्ति को देता है, तो दूसरा व्यक्ति उसको एक कुत्ता दे रहा है, एक जानवर दे रहा है समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 50 किलो गेहूँ का मूल्य ये डॉग के बराबर है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति केवल 25 किलो गेहूँ लेना चाहेगा, तो पहले व्यक्ति को कितना ये जो डॉग देगा या कुत्ते को देगा? कुत्ते का विभाजन नहीं हो सकता है, तो इसलिए वस्तु विनिमय में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। कुत्ता या हम कह सकते हैं कोई भी जानवर या पशु हो सकता है, तो उसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो ये वस्तु विनिमय की बहुत अधिक
एक तरह से कठिनाई है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो जिन वस्तुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता उनका लेन देन होने में कठिनाई होती है। अब वस्तु विनिमय के कुछ फायदे भी हैं। अब देखिए क्या फायदे हैं वस्तु विनिमय के। सबसे पहला है सरलता, वस्तु विनिमय सरल होता है। दूसरा है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं, जैसे आज के समय में मुद्रा से लेन देन होता है, किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मुद्रा है और किसी व्यक्ति के पास 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता, लेकिन वस्तु विनिमय में संपत्ति जो है इसका केंद्रीकरण नहीं होता। तीसरा, आपस में सहयोग की भावना आती है। चौथा, सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि वस्तु विनिमय जब होता है तो व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन खुद करते थे, तो उस समय ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो सामाजिक आवश्यकता को पूरा करती थी। पांचवा है सद्भावना में वृद्धि होती है। सद्भावना में वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि ये जो हस्तांतरण है वस्तुओं का आपसी ये सहमति से होता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। अब दोष क्या है देखिए, सबसे पहला है मूल्य मापन का अभाव। किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु में मापना बहुत अधिक कठिन होता है। दूसरा है संग्रहण का अभाव, वस्तु का संग्रहण करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा है मूल्य व विभाजन का अभाव, कुछ वस्तुओं का विभाजन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है या असंभव हो जाता है। जहाँ पर विभाजन करना असंभव होगा, वस्तु विनिमय संभव नहीं हो सकता है वहाँ पे। चौथा, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की विनिमय में कठिनाइयाँ होती हैं। मान लीजिए 2 व्यक्तियों में वस्तुओं का विनिमय हो रहा है। एक व्यक्ति को वस्तु को दूर ले जाना है, तो दूर ले जाने में समय लगेगा और वस्तु के खराब होने की संभावना रहती है। तीसरा है उधार का जो व्यवहार है इसमें कठिनाई उत्पन्न हो